नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी यहाँ पे चल रही है। अभी तक 81 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड यहाँ के सांस्कृतिक तत्वों को हम कवर कर रहे हैं। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी हैं, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उनको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र अलगोजा यानी बांसुरी के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? तो बांसुरी को लेकर के यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, यह बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है। क्या पहला सही है? पहला आपका सही है। जो अलगोजा या बांसुरी होती है, आमतौर पर इसे बांस के डंडे से या मोटे रिंगाल से बनाया जाता है। इसे केवल स्वतंत्र रूप से बजाया जा सकता है, सहवाद्य के रूप में नहीं। क्या बांसुरी को केवल आप अकेले बजा सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ नहीं बजा सकते? ये वाला गलत है। ये स्वतंत्र रूप से भी बजाया जा सकता है और सहवाद्य यानी पृष्ठभूमि संगीत या बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में भी इसे बजाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, यही आपने बताना था। इसके स्वरों के साथ लोक नृत्य भी होते हैं, ये भी सही है आपका, सिंपल सा था। पहाड़ के लिए प्रसिद्ध खुदेड़ अथवा झुमेलू, इन गीतों के गायन के साथ इसे विशेष रूप से बजाया जाता है। तो पहाड़ के जो फेमस गीत हैं, खुदेड़ गीत हो गया, झुमेलू गीत हो गया, इनके साथ विशेष रूप से बजाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तुरही और रणसिंगा यंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अब तुरही और रणसिंगा के बारे में लास्ट वीडियो हमने जाना था कि ये दोनों के दोनों युद्ध वाद्य यंत्र हैं। और किस प्रकार के हैं? तो शिशिर वाद्य यंत्र हैं, यानी फूंक मार के बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी। चलिए देखते हैं। ये तांबे से निर्मित नाल के आकार के फूंक वाद्य यंत्र हैं जो मुख की ओर संकरे होते हैं और प्राचीन काल में इनका प्रयोग युद्ध के समय में होता था। तो तुरही और रणसिंगा के बारे में आपको कुछ बातें पता चली कि ये तांबे से बने होते हैं। यहाँ पे नाल के आकार का ये वाद्य यंत्र होता है, मुख की ओर ये संकरा होता है और युद्ध के समय बजाया जाता था। और कैसा है? फूंक वाद्य यंत्र का। दूसरा है, वर्तमान समय में इनका उपयोग मुख्य रूप से देवताओं से संबंधित नृत्य करवाने तथा दमाऊ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये वाला भी आपका सही है। तो पहले ये किस लिए इस्तेमाल होता था, ये होता कैसा है, किससे बना होता है, किस प्रकार बजाया जाता है, वो सब यहाँ पर लिखा। और वर्तमान में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो देवताओं से संबंध नृत्य यानी जो देवताओं से जुड़े हुए नृत्य होते हैं, उनको यहाँ पे करवाने में इसका इस्तेमाल होता है। पूछा है कौन सा कथन सही है? दोनों आपके सही होंगे। अगला, उत्तराखंड में संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद ये बनती है 2004 में। और ये कहाँ पर बनी थी? ये बनती है देहरादून के अंदर, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। अब 2 स्टेटमेंट दिए गए। इसकी स्थापना 2004 में हुई, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में नहीं है। पूछा है कौन सा सही है? केवल पहला वाला आपका सही यहाँ पे होगा। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक संस्थानों की बात करी थी, उसमें जाना ये कहाँ बना है? ये बना देहरादून में 2004 में। ठीक है, देहरादून स्थित क्षेत्रीय अभिलेखागार को राजकीय लेखागार का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए, क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना देहरादून में कब होती है, इसके बारे में भी हमने जाना था 1980 के अंदर। और 1980 के बाद 2003 में जाकर के इसे राजकीय लेखागार का दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा राजकीय लेखागार कहाँ पर है? देहरादून में। और इसे 1980 में क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में बनाया गया था। राजकीय लेखागार का दर्जा 2003 में मिला है। ठीक है, अगला, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की शाखाएं उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थापित नहीं की गई है? जो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, इसकी अलग अलग शाखाएं उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर की गई हैं। मुख्य रूप से 3 स्थानों पर, जिसमें एक देहरादून में, एक अल्मोड़ा के अंदर है, एक हमारा श्रीनगर में है। पौड़ी में इसकी स्थापना नहीं करी गई है। जो पौड़ी हमारा है वहां पर, श्रीनगर के अंदर करी गई है। ठीक है,
तो लोकेशन पूछी थी, देहरादून में है, अल्मोड़ा में है और श्रीनगर में है। मोहन उप्रेती के प्रयासों से 1938 में अल्मोड़ा में किस सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना करी गई? 1938 में मोहन उप्रेती के विशेष प्रयासों से उदय शंकर कल्चर सेंटर यानी उदय शंकर सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया था अल्मोड़ा के अंदर 1938 में। इन्हीं मोहन उप्रेती के प्रयासों से 1968 में दिल्ली के अंदर पर्वतीय कला केंद्र भी बनाया गया था, जो पेपर में आ चुका है। संस्कृत अकेडमी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो संस्कृत अकेडमी को लेकर यहाँ पे 4 कथन है। पहली चीज़ आपने ये याद करनी है, उत्तराखंड की जो संस्कृत अकादमी है ये हरिद्वार के अंदर स्थित है। तो बाकी सारे के सारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2002 को हरिद्वार में होती है। ठीक है। मौलाराम आर्ट गैलरी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, मौलाराम का चित्रशाला, मौलाराम की जो चित्रशाला है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मौलाराम चित्र संग्रहालय या मौलाराम आर्ट गैलरी या मौलाराम की चित्रशाला, ये स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप सभी जानते हैं जो मौलाराम था पवार राजाओं के दरबार में रहता था। पवार राजाओं की जो शुरुआती राजधानी थी वो श्रीनगर थी। ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? टिहरी को बनाया। और आप भी जानते हैं मौलाराम के चित्रों को जो दुनिया के सामने लाए बैरिस्टर मुकुंदी लाल, उनका जो भवन है मुख्य रूप से वो कहाँ पर है? कोटद्वार में। लेकिन आपसे क्या पूछा है? मौलाराम आर्ट गैलरी, तो ये हमेशा श्रीनगर में ही रहे। मौलाराम टिहरी में नहीं आए, वो श्रीनगर में ही निवास करते रहे। एक कुंवर थे, कुंवर प्रीतम शाह, वे टिहरी से श्रीनगर जाते थे मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए। तो मौलाराम भले ही गोरखाओं का कब्जा हुआ, लेकिन वो कहाँ बने रहे? श्रीनगर में बने रहे। उनकी चित्रशाला भी यहीं है और आज इनकी आर्ट गैलरी भी यहीं पर है। ठीक है। राजकीय संग्रहालय जीबी पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो जीबी पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? पहले तो ये आता है, ये अल्मोड़ा के अंदर है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तितली संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सत्य कथन को चुनें। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि उत्तराखंड में तितली संग्रहालय किसने स्थापित किया था? ये किया था फेडरिक स्मेटा ने। इसको स्मेटा करना, यहाँ पे फेडरिक स्मेटा ने किया था और ये संग्रहालय नैनीताल के भीमताल में स्थित है। तो सवाल आपसे ये बना था कि भीमताल में तितली संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया? फेडरिक स्मेटा। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं। यशोधर मठपाल के द्वारा वर्ष 1983 में किस संग्रहालय की स्थापना करी गई? तो यशोधर मठपाल ने भी एक संग्रहालय बनाया था, ये इन्होंने भीमताल में ही बनाया था। संग्रहालय का नाम है लोक संस्कृति संग्रहालय। कब बना है? 1983 में बना है। ठीक है। कहाँ पर है? लोकेशन भी पूछी गई है, वर्ष भी, संस्थापक का नाम भी। ठीक है। हो सकता है अगली बार संग्रहालय का नाम पूछ ले। वन संग्रहालय के संबंध में सही कोट का चयन करें। कथन है, वन संग्रहालय देहरादून में है, जो हमारा फॉरेस्ट म्यूजियम है, क्या वो देहरादून के अंदर स्थित है? बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1914 में करी गई, क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही है। जो हमारा वन संग्रहालय है, फॉरेस्ट म्यूजियम है, यह देहरादून के अंदर स्थित है। 1914 में इसे बनाया गया था। ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन क्या ये कारण इसकी व्याख्या करता है? इसकी व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। कि 1914 में बना था इसलिए देहरादून में है, क्या ऐसा लॉजिक लगता है यहाँ पर? नहीं लगता। तो ये आपका गलत है कि इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपने टिक करना है। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी के नाम पर शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित है? तो प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी, जिनके नाम पर शिक्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय भी बनाया गया है, जो कि नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला कथन है, भड़ों गीत या भड़ गीतों का आयोजन कभी भी मंदिरों में नहीं होता, बल्कि यह एक तरह का ओपन थिएटर जैसा आयोजन होता है। भड़ गीत यानी जो वीरों के गीत होते हैं, उनके बारे में जो गीत हम गाते हैं उनको कहते हैं भड़ गीत। ठीक है। तो ये जो गीत होते हैं आमतौर पे ये कभी भी मंदिरों में नहीं होते, ओपन थिएटर जैसा इनको किया जाता है। ठीक है।
भड़ो मुख्य रूप से शौर्य के प्रस्तुतिकरण की अतिशोक्तिपूर्ण गाथाएं होती हैं, जिनकी मुख्य गायकी रचन मत्स्य यानी हुड़किया कहलाती है। क्या ये सही है? ये भी सही है कि भड़ो मुख्य रूप से है क्या? तो मुख्य रूप से शौर्य के प्रस्तुतिकरण करने वाला गीत है। ठीक है, कथन और कारण दोनों यहां पर सही हैं, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या कर पा रहा है? ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा। सुमेलित करना है, एक तरफ लोक विदा है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता है या उसके बारे में कुछ जानकारी। जैसे चैतौल, चैतौल क्या है हमारा? यह पिथौरागढ़ में या पिथौरागढ़ के गांव में आयोजित होने वाली एक धार्मिक शोभा यात्रा है। महोत्सव भी लगता है वहां पे, देवल समेत देवता का चैतौल महोत्सव। ठीक है, तो चैतौल क्या हो गया यहाँ पे? पिथौरागढ़ के गांव में आयोजित होने वाली एक धार्मिक शोभा यात्रा। बसंती गीत, इसका आंसर क्या होगा? बसंती गीत यानी इसमें किशोरियों के द्वारा फ्यूलियों के फूलों को एकत्रित कर दहली पूजा के समय वाला गायन। जब फूलों को एकत्रित करती हैं किशोरियां, उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं बसंत के मौसम में, उनको कहते हैं बसंती गीत। तो दूसरे का हो जाएगा 2, पहले का 3 है, दूसरे का 2। बाजूबंद क्या है? रवाई जौनपुर में गढ़वाल क्षेत्र में जंगलों में गाए जाने वाले प्रेम नृत्य गीत। तीसरे का हो जाएगा आपका 4। और खुदेड़ गीत क्या है? गढ़वाल क्षेत्र की लड़कियों के द्वारा मायके की याद में गायन, यानी कि 1। 3, 2, 4, 1 हमारा सही आंसर है, जो कि ये रहा ऑप्शन ए। चैतौल लोक पर्व और लोक गीत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऊपर हमने चैतौल के बारे में बात करी कि यह एक धार्मिक शोभा यात्रा है, महोत्सव भी इसको यहाँ पे मनाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिए। यह प्रतिवर्ष चैत्र मास की चतुर्दशी को पिथौरागढ़ के गांव में आयोजित होता है। जो चैतौल लोक पर्व है हमारा, इसको ध्यान रखना, इसकी विशेषता यह है एक कि यह प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होता। पहला वाला ही आपका गलत है, आपको गलत ही बताना है। ठीक है, यह जो लोक पर्व होता है ये दूसरे या हर तीसरे साल में होता है। ठीक है, इस उत्सव में देवता देवल समेत 4 भाई और 22 बहनें शामिल होती हैं। जो देवल समेत देवता हैं वो 4 भाई माने जाते हैं और साथ में 22 बहनें इसमें शामिल होती हैं। इसमें नृत्य की उग्र मुद्रा तांडव नृत्य शैली में देखने को मिलती है, क्योंकि देवता समेत को शिव का अंश माना जाता है। जो देवता देवल समेत हैं, इनको माना जाता है शिव जी का अंश, इसीलिए इसमें नृत्य की उग्र मुद्रा तांडव नृत्य शैली हमें देखने को मिलती है। ये भी सही है। चैतौल लोक पर्व प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता, बल्कि ये दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में आयोजित होता है। ये वाला भी आपका सही है, केवल पहला वाला गलत है। चैत्र मास की चतुर्दशी को मनाते जरूर हैं, लेकिन हर साल इसे नहीं मनाया जाता। ठीक है, अगला, उत्तराखंड की लोकगीत विधाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कुछ दिन पहले हमने यहाँ के नृत्यों को देखा था, लोक नृत्यों को, तो उनके साथ हमने लोक नृत्य गीतों को भी कवर कर लिया था। गीतों का चैप्टर यहाँ पर अलग से दिया गया है, तो एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका रिवाइज करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें या जो नए तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो उत्तराखंड के लोकगीत विधाओं के संबंध में यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। देखिए, झुमेलो गीत, यह गीत वेदना और प्रेम का प्रतीक है। इसके माध्यम से नारी हृदय की वेदना और रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आया था कि किस नृत्य या किस गीत के माध्यम से नारी हृदय की वेदना और रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है? झुमेलो, पहला सही है। चौफला गीत, यह एक प्रकार का प्रेम गीत है जिसमें स्त्री सौंदर्य के वर्णन के साथ ही चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समाहित होते हैं। तो ये चारों के चारों समाहित होते हैं चौफला में। ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? दोनों के दोनों, पहला और दूसरा यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है, जागर गायन परंपरा के अंतर्गत लगातार 22 दिनों तक चलने वाले अनुषांगिक धार्मिक अनुष्ठान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जागर गायन परंपरा के अंतर्गत लगातार 22 दिनों तक चलने वाला जो धार्मिक अनुष्ठान है, इसे बैसी त्यौहार या बाईसी त्यौहार के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। श्रावण और पौष महीने में लगातार 22 दिन तक ये त्यौहार आयोजित होता है। ठीक है, यह एक धार्मिक त्यौहार है। इसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, जैसे जागरों में होता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो जागर गायन परंपरा के अंतर्गत लगातार 22 दिनों तक इसका आयोजन होता है, इसीलिए इसे बाईसी त्यौहार या बैसी त्यौहार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड के लोक गीतों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। चलिए देखते हैं।
कुलाचार या विरुदावली गीत पारंपरिक रूप से ओजी जाति के लोगों के द्वारा अपने यजमानों के घर इनको गाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। जो ओजी और बद्दी जाति के लोग होते हैं वे इन गीतों को कुलाचार या विरुदावली के नाम से भी इनको जाना जाता है, अपने यजमानों के यहाँ पर इनको गाते हैं। ठीक है। पट गीत मुख्य रूप से उपदेशात्मक गीत होते हैं और इनको छुड़ा गीत भी कहते हैं। ये भी सही है। एक पेपर में सवाल आया था कि पट गीत किस प्रकार का गीत है, मनोरंजन आत्मक है, बाल गीत है, ऋतु गीत है या उपदेशात्मक गीत है। तो पट गीत एक प्रकार का उपदेशात्मक गीत है जिसे छुड़ा गीत भी कहते हैं। चुरा गीत वृद्ध चरवाहों के द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने या कुछ सिखाने के लिए गाया जाता है। ये वाला भी सही है। जो युवा चरवाहे होते हैं जब वो अपनी गायों को या भेड़ों को चराने के लिए लेके जाते हैं तो जो वृद्ध चरवाहे होते हैं उनको सीख देने के लिए, यानी आप जब चराएंगे इनको गायों को या भैंसों को, अपनी बकरियों को, भेड़ों को, तो आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसके लिए उनको चुरा गीत के माध्यम से यहाँ पे सिखाते हैं। पूछा है कौन सा सही है, तीनों के तीनों आपके सही होंगे। पारंपरिक रूप से झोड़ा नृत्य गीत किस महीने में मनाया जाता है, यह किस महीने में होता है? तो झोड़ा गीत को लेकर के सवाल है। जो हमारा झोड़ा गीत है मुख्य रूप से किस माह में इसे किया जाता है? तो माघ महीने में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो झोड़ा नृत्य गीत है हमारा, ये मुख्य रूप से एक समूह नृत्य गीत है। माघ महीने में इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसको भी याद करना है, कई बार वो महीना पूछ चुका है। और वो भी जो हमारे हिंदू परंपरा के महीने होते हैं, माघ, कार्तिक, सावन, आषाढ़, इस प्रकार के महीनों में वो पूछता है। ठीक है, ऐसे कई सवाल आपसे बन चुके हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ करने का यहाँ पे प्रयास किया, पूरी डिटेल के साथ इनको देखने का प्रयास किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।